नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जो आदिवासी क्षेत्र से निकलकर आज अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने बचपने के दिनों में बेहद ही गरीबी और संघर्षों का सामना किया, अपनी जवानी में भी चुनौतियों का सामना किया और उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे अपने क्षेत्र के विधायक के रूप में बनकर उभरे हैं, जिनका नाम है विधायक बृहस्पत सिंह, जिनसे आज हमने खास बातचीत की। तो चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं। नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। आज हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसे नेता के बंगले में जिनका सफर चुनौतियों भरा रहा, जिनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी रही और उन कठिनाइयों का सामना कर अपने समाज को बदलने के लिए, अपने क्षेत्र को बदलने के लिए, विकास की एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करते हुए आज अपने क्षेत्र से विधायक बन के उठे। बहुत बहुत स्वागत है बृहस्पत सिंह जी आपका हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि वहाँ पे एक पिछड़ा एरिया है, आप ऐसे क्षेत्र से कैसे आप उभर के आए, कैसे आपने किन चुनौतियों का सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, आप सबको मालूम होगा। अविभाजित संविधान का अंतिम छोर का हिस्सा हुआ करता था। जब मध्य प्रदेश था तो वहाँ किसी कर्मचारी अधिकारी को सजा देना होता था तो लोग वहाँ पे ट्रांसफर किया करते। आज भी छत्तीसगढ़ का जिस तरह से भारत का नक्शे में आप कश्मीर देखते हैं, उस तरह से छत्तीसगढ़ के नक्शे में बलरामपुर जिले का देखते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश का सीमा लगता है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, और तीसरे तरफ झारखंड का सीमा लगता है और चौथी तरफ उड़ीसा राज्य की सीमा लगता है। हमारे राज्य कई राज्यों की सीमा से जोड़ता है, कई राज्यों का प्रभाव होता है। वही हमारा नक्सल प्रभावित था, जंगल पहाड़ से गुजरा हुआ इलाका था, तो वैसी स्थिति वहाँ धीरे धीरे विकास की कड़ी जुड़ी और नया राज्य बना, कुछ विकास और बढ़ा तेजी से, फिर नया जिला बना और तेजी से बढ़ा। इस तरह से स्नेह करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज के डेट में बलरामपुर जिले में जिला अस्पताल भी हो गया, जहाँ इलाज लोगों को नहीं हो पाता था, वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के सरकार ने वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी पोस्टिंग किया है। ब्लड बैंक की व्यवस्था वहीं स्थानीय स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था किए गए है। वहाँ आप सर्जरी होने लगे, सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों में उनकी लोगों की इलाज वहाँ होने लगा है। और पिछले इसी साल की बजट में 100 बेड हॉस्पिटल ग्रामीण बैंक के लिए और उन्होंने किया है। तो इस तरह से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने का किया है। जितने नदी नाले थे उसकी पुलिया बनाने का काम किया है। ये बंजर जमीन थी, उनको उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पे जगह जगह पे जल संसाधन विभाग से तालाब बनाने का काम किया है, डैम बनाने का काम किया है, ताकि किसानों के ऊपर पानी पहुँचा सके। गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। अभी इस साल ही देखा होगा अपने गर्ल्स कॉलेज में हम लोगों ने बलरामपुर के बजट में प्रावधान करके भी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष में एक भी हॉस्टल नहीं था, 2 हॉस्टल इस साल हम लोगों ने किए है। उसी तरह से वहाँ ITI पॉलिटेक्निक सभी कॉलेज की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कॉलेज में भी करने का आप लोगों ने सभी बातें शुरू किए हैं। तो हम उस क्षेत्र में जहाँ शिक्षा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, हमारे अंतिम छोर के लोगों को वहाँ गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं बिल्कुल अंतिम छोर गरीब लोगों की इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इस तरह से सने हम लोग विकास की कड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर गाँव में सड़कें जोड़ने का काम कर रहे हैं। गाँव हम बस जाने लगे हैं, तो अब वो पिछड़ा हुआ नहीं रहते हैं। धीरे धीरे हमें पीने की पानी की जो नदी नाले से लोग पीते थे, उसको भी हम लोगों ने हैंडपंप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की कोशिश की है। और हमारी सरकार ने भूमि स्तर पर अभियान चालू किया है कि हर गाँव के जहाँ भी पानी की सुविधा नहीं है ढंग से, वहाँ पे नल जल की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि हर घर में नल खोल के पानी पी सके, उनके घर तक पाइप लाइन बिछा के व्यवस्था करने का प्रयास करें। उसकी शुरुआत हम लोगों ने बलरामपुर जिले से कर चुका है। सभी ब्लॉकों के धीरे धीरे टेंडर एक करके हो गए और काम भी चालू हो गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने उस क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं और अति शीघ्र हम लोग सबके सहयोग से करेंगे। उस क्षेत्र में बहुत बार गरीबी हुआ करता था, लोग के पास खाना का अनाज नहीं था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। पहले अनाज नहीं मिल पा रहा था, इस बात की लड़ाई होती थी। आज उस क्षेत्र में इतना अच्छा अनाज पैदा होने लगा है कि हर एक साल आप सुनते होंगे अनाज बेचने की लड़ाई करते हैं। इतना ज्यादा अनाज हमारे क्षेत्र के सामने पैदा करने लगे हैं। साग सब्जी फल फूल भी बहुत पैदा करने लगे हैं। हमारे क्षेत्र की सब्जियां आपके रायपुर तो अगर झारखंड बिहार तक सब जाने लगे हैं। इतने जागरूक हमारे किसानों ने किया है। तो बहुत
धीरे धीरे हमारे आगे करने का काम किया है। आज हमारे क्षेत्र के लड़के, मैं जहाँ से आता हूँ, छोटा सा शहर नामरुद्दीन है, उस शहर से ही करीब 25 से 30 डॉक्टर है, जो कई विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, कोई जबलपुर में सेवा दे रहा है, कोई दिल्ली में दे रहा है, कोई रायपुर में दे रहा है, कोई अन्य शहर में दे रहे हैं, बाकी हमारे क्षेत्र में भी सेवा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे काफी डेवलप हुआ है। जहाँ कई हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर भी उस क्षेत्र से जो बाहर में काम, कुछ लड़के तो जापान में काम कर रहे हैं, कुछ लड़के दिल्ली में काम कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लड़के काफी उस जंगल से भी आगे का काम किया, पढ़ने का काम किया है। तो ये धीरे धीरे होता है विकास। जहाँ अंधेरा होता है, सूर्यास्त होने के बाद रात होता है, सूर्योदय होने के बाद सुमेरा होता है, वैसे अब अंधेरा छटने लगा है, सुमेरा होने लगा है और क्षेत्र को विकास की कड़ी से जुड़ने लगे हैं और वहाँ के नौजवान भी पढ़ लिख कर आगे आने लगे हैं। और हम आशा करते हैं आने वाला क्षेत्र बहुत ही विकसित होगा और बहुत अग्रणी होगा। और वहाँ के लोगों को लोग जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से उसके लोगों के एकजुट होकर राय बना है विकास के लिए, लोग का सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, सभी विकास क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुत कृपा है, बस सरकार प्रत्येक साल लगातार उस क्षेत्र में विकास की कड़ी को जोड़ने का काम करे और हम लोग को पूरा भरोसा है उस सरकार में, इस भूपेश बघेल की सरकार में जो कमियां हैं उसको दूर करने में काम है। जी सर, मैं एक चीज कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बलरामपुर क्षेत्र के में विकास की एक नई गति की ओर जा रही है, हर तरह से विकास हो रहा है, लेकिन आपके समय में आप कैसे किन चुनौतियों का सामना कर आप यहाँ तक पहुँचे? आपका बचपना कैसे गुजरा? बचपना तो देख रहा है, मेरा बहुत टेढ़े मिले हैं, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, किसी से कोई छुपाता हूँ, जो मेरी जिंदगी बीता है मैं किसी से छुपाता हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हमारी माँ खुद दूसरे के खेत में काम करती थी, मेरे घर में खुद खाने के लिए नहीं होता था। जब लोग पहले, आज तो लोग चावल मिलता है, मजदूरी करने जाते हैं, नगद पैसा मिलता है, उस जमाने में कुछ नहीं मिलता था, हम छोटे से पाते थे। तो जब हमारी माँ दूसरे के खेत में काम करके शाम को जब अनाज लेकर आती, उसमें 2 सेर मिलता था, मतलब 1 किलो के बराबर 2 सेर होता है। 1 किलो धान मिलता था और उसको धान ला के, भूसे वाली अनाज मिलता था, उसको ला के कूट के और घर में फिर शाम को हम लोग को खिलाते थे। खाद सब सो जाते थे, उसको खा खिलाते। तो बहुत गरीबी सब लोगों ने झेल कर आया है। हमारे उस समय अनाज बहुत कम होता था, जैसे कोला का साग हो गया, येकी गंदा हो गया, बहुत सारी जंगली चीजें जो हम लोग उपयोग करते थे। तो महुआ हुआ, महुआ बहुत कई तरह के बनता है। महुआ आप लोग सिर्फ जानते होंगे कि महुआ एक वो होता है, शराब बनता है। शराबी भी उसको हमारे यहाँ दारू बनाते हैं, थके हुए लोग अपना खुद का बनाते हैं, खुद का खाते हैं, दारू बोलते हैं उसको, शराब नहीं बोलते है ना। दवा, दारू भी बोलते हैं, दवाई भी बोलते हैं उसको। दूसरे महुआ के जो बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, आश्चर्य लगेगा आपको। जो हम लोग जब छोटे थे तो उसमें देखते थे महुआ जब गिरता था उसकी फूल, तो उसमें जो बड़े लोग होते थे तो उसको उसकी जाली को अंदर से निकाल के दूध से उबाल के खाते थे। उससे मध्यम वर्ग होते थे, जाली निकाल के ऐसे उबाल के खाते थे। और जो गरीब आता था सुबह धोकर पानी से उबाल देता था, उनको खा लेता था। जब सूख जाता है महुआ, जब सूखता है महुआ, सूखने के बाद उसकी लड्डू बनाए जाते हैं। तो बड़े लोग होते थे तिल के साथ उसकी लड्डू बनाते थे, उससे गरीब लोग होते थे तो उसको लाटा बना लेते थे। और उससे भी जो गरीब लोग वो भूखे हुए बेचारे जल्दी करना होता था तो उसी महुआ को उबाल के खा लेते थे, है ना। तो ऐसी भी कई बनते हैं उसको महुए का रस गुटका ही बनता है, उसको रगड़ के निकालते हैं। कई वैरायटी महुआ का बनता है, लड्डू बनता है, रसगुल्ला बनता है। जो टमाटर सॉस आप लोग देखते हो ना, वैसा हमारे गाँव में पहले महुआ को, उसका गिल्ली को उबाल के और उसको रस बनाते थे और उसको बट्टे में रख देते थे। जो गाँव से हम लोग जंगल से जो लेके लाते थे, बहुत कड़ा होता है, कड़क होता है, तीता होता है, तो वापर होता है, तो उसको खूब उबाल के बढ़िया से करके जब उसको पानी से उसको उबालते के बाद भोरे पात करते थे, तब उसके साथ उस मीठा के साथ बहुत के खाते थे। सरई होता था, साल बीज को उसको उबाल के हम लोग खाते थे। ये बहुत सारी चीजें था जो बचपन में हम लोगों ने बिताया है। और आज के बच्चों को ऐसा लगेगा कि तो बहुत, जैसे पहले जब किसानों का वहाँ रूटीन होता था तो पानी पहले गिरा तो सबसे पहले वहाँ लेगनी बॉयल करते थे, सावा बॉयल करते थे, जो 60 से 70 दिन के अंदर पैदा हो जाता था, ताकि जो हमारी फसल रोपा के पहले रोपा होते तक हमारी फसल हो जाए। अजीब सा हालत था। वो क्या चावल पहले मिल में नहीं खोदते थे, वो बढ़िया सावा और उसको ले ला के महिलाएं काट के पैर से मिसाई करके दाना को निकालते थे, जिसको मिसना बोलते हैं, पैर से निकालते थे।
ला के बोझा बोझा करके पेड़ से सब साइड करके दाना निकाले, फिर उससे सोफा से साफ किए, फिर उसको मटके की मिट्टी के बर्तन में उसको चाड़ना बोलते हैं, गर्म करना बोलते हैं, गर्म करते थे। अगर गर्म हो जाए तो उसको निकाल के फिर बेटी को कूट के चावल निकालते थे, इसके बाद खाना बनाते थे। तो अनाज बहुत कमी थी, मतलब हम लोग जब फैक्ट्रियों में थे तो बहुत अनाज की कमी थी। आज तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम अनाज बेचने की लड़ाई करते, मेरा धान क्यों नहीं खरीदा गया, उसका धान, उस समय कोई था ही नहीं। अनाज खरीदने वाला बाजार में भी नहीं होता था, बाजार बिकता नहीं था। पहले तो लाही होती थी बिकने बेचने के लिए गाँव वालों का, या फिर घी होता था या सरसों होता था। अनाज को कोई खरीदते नहीं था, अनाज बिकता ही नहीं था। उसमें मजदूरी वर्गी जब लोग पढ़ते थे तो 1 रुपया 70 पैसा तो उस समय मिलता था, जब 1970 के आसपास। जब श्याम लोग काम करने जाते थे, मैं पश्चिम पढ़ता था, उससे मुझे याद है कि 1 रुपया 70 पैसा श्याम लोग मिलता था। हम लोग जब जाते थे तो हम लोग को 1 रुपया 40 पैसा मांग मिलता था, हम लोग काम करने जब फिर जाते थे। तो बहुत सारी चीजें थी। और उसके बाद जब हमने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ा तो मैं तो बढ़िया घर में नौकरी करता था भाई, 90 पर महीना में 100 रुपये काम करता था, वहाँ हमारी रोजी रोटी चलती थी धीरे धीरे। एक समय ऐसे धीरे धीरे सबके सहयोग से आते हैं। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे गाँव लोगों ने भाई अच्छा लड़का है इसको पंच बना दो। पहली बार मैंने वार्ड पंच बना, ग्राम पंचायत का पंच बना, दोबारा फिर जनपद में दिया, तीसरा बार लोगों ने जिला पंचायत भेजा, फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश बैंक के डायरेक्टर बना, संचालक बना, फिर वहाँ छत्तीसगढ़ बनने के बाद उसके चेयरमैन बना। फिर हम लोग धीरे धीरे यहाँ के बाद जब विधानसभा में आए, हम लोग क्या सोच सकते थे कि 90 रुपये महीने अगर नौकरी करेगा वो क्या सोच सकता है, जिसके परिवार के लोग दूसरे खेत में काम करने जाते हैं वो लोग क्या सोच सकता है कि हम राजनीति में आएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा होता है, लोगों का आशीर्वाद होता है। कभी भी छोटा छोटा इंसान भी किसी ऊंचाई तक पहुंच सकता है और बहुत बड़ा ऊंचाई वाले भी बहुत नीचे जा सकता है। एक ईश्वर की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है। और गरीबों का आशीर्वाद कभी खाली भी जाता है, जो लोगों का आशीर्वाद उस समय प्यार होता है बहुत इंसान को ऊंचाई तक ले जा सकता है, बहुत नीचे तक है। मैं बहुत ऊंचा आया नीचा आया माने नहीं रखता। मैं तो आज भी मानता हूँ मैं वही बड़ी बृहस्पति हूँ जो कल नब्बे पर मंडिया घर में काम कर रहा था, उन लोगों के साथ जो काम कर रहा था आज भी वही हूँ। बस स्नेह और कृपा उनका है जो यहाँ पर लोगों ने पहुँचा है। ये सारा अधिकार हमारे क्षेत्र के लोगों को बनता है कि लोगों ने मुझे यहाँ कर दिया है। और मेरा प्रयास है कि मेरे तरफ जो उद्देशित रहे हैं ऐसे सब लोगों की जितना मदद हो सके करूँ। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह आप कहाँ से आपको प्रेरणा मिली राजनीति में आने के लिए, और अपने कैसे आप राजनीति में आए, अपने जमाने के दिनों में किस तरह से आप संघर्ष किए राजनीति में अपने कर जमाने के लिए? देखो भाई, राजनीति से मुझे बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत नफरत लगा। क्योंकि एक आदमी जो मजदूर करने वाला, मजदूरी करने वाला, राजनीति का क्या लेना देना करेगा भाई, क्या सोचेगा राजनीति में जाएंगे, क्या होता है क्या। सरपंच के घर अगर किसी ने सरपंच ने बुला के अपने सामने प्यार से कुर्सी वाले बैठा लिया, उसमें कुर्सी पे होता नहीं था, होता बैठते थे सरपंच को। उसमें 4-5 में सरपंच लोग बैठते थे, उसके घर में होता होता दीवार नीचे बना हुआ, उसमें हम लोग बैठते थे। अगर प्यार से बोलता था भाई बैठो, आप बेटा बैठो, तो बड़े हम लोग खुश हो जाते थे कि आज मुझे बहुत सम्मान दिया उसने। तो वहां से जो देखिए शुरू करने वाला क्या राजनीति के बारे में सोचेगा। हमारी यूं टर्म लेता है ऐसा कि हम गाँव में जब तेंदुल पत्ता तोड़ने जाते थे गाँव में, और हमारे गांव के मेरे साथ था कि सेकेंडरी पास और लड़के जो पढ़कर स्कूल छोड़कर आते थे, पत्ते गर्मी के दिनों में गर्मी छुट्टी होती सब तोड़ने के लिए मिल जाते थे। जब आते थे तेंदुल पत्ता बेचने के लिए तो शहर से फल मूल से बनकर अधिकारियों ने भेज देते थे, गाँव के लोगों को नहीं रखते थे। हम लोग क्या करता था, हम लोग इतना 100 पत्ती लेके गए, 100 गड्डी लेके गए, तो 5 गड्डी हम लोग का चुंगा के ऊपर काट लेता है ना। और अंतिम भी जिसे हम लोग देखते थे उस दिन का आधा पत्ती काट लेते। और तो इस तरह से घर बार गड़बड़ करते थे। बड़े लड़कों में नाराजगी में बोल दिया पता करो मुंशी कैसे बनते हैं। हम लोगों को थोड़ा मुंशी पता करने के आया वहाँ के फॉरेस्ट एसपीओ से, और उसमें अंबिकापुर हमारी जिला की वहाँ डिपो गया, चंदा लगा के हम लोगों ने आया कि साहब फल मुंशी कैसे बनाया जाता है, साहब हम लोग को क्यों नहीं बन सकते। तो उसने कहा बेटा बन सकते हो, और गाँव की पत्ता फल ऐसे जगह रखना चाहिए जहाँ चारों तरफ भाग हो, पत्ती हो, पानी वेट कर जाए तो न जमे, और उसी गांव के आदिवासियों को पहले प्राथमिकता देते हैं, फिर उन्हें मिले बाजू गाँव के लोग देते हैं। ऐसा प्रावधान है। बोला साहब ऐसा कुछ पता ही नहीं, हम लोगों को बताया नहीं जाता, सीधे फड़क पड़ने बाहर के लोग जाते हैं और ऐसा ऐसा हम लोग साथ करते रहता है। उसने फॉर्म दिया, बोला ऐसा भरो और आप लोग जमा करो और आप लोग बनाओ। जब हम लोगों ने जमा किया, बनने की बात आई थी, बाहर से लोगों ने गाँव के सारे लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस वाले फॉरेस्ट वाले गए, उन्होंने सबको उठा के लाने लगे, विवाद हो जाता है। उसी बात में काफी बातें बढ़ जाती है। फिर पुलिस वाले सबको लोगों ने प्रतिकार भी किया, काफी गाँव ने विरोध भी किया, लेकिन वो
इसी बात पर फिर समझौता हुई, तब से फड़गुची हमारे यहाँ शुरू होने लगा। और उसी बीच में लोगों ने क्या किया कि हम लोग रामपुर में हुए थे, फॉरेस्ट वाले ने उठा के हम लोग खुला लड़का है जो गाँव में नेतागिरी करता है ना, शहर और गाँव वालों को गाँव वालों को उठा रहा है ऐसा करने के लिए। उसको मेरे को कहा कि लोगों ने फॉरेस्ट वाले ने उसने फॉरेस्ट ऑफिस को बंद कर दिया। जब गाँव वालों सबको पता चला तब पुलिस वाले थाने में ले गए। थाने वालेदार ने भी पूछा कि क्या मामला है, बोले साहब गड़बड़ करके इसको बंद कर दो, तो उन्होंने भी ले जाकर बंद कर दिया। गाँव वालों को पता चला तो 1000-1500 लोगों के थाने को घेर दिया और पूछे, बोला भाई इस लड़के का दोष क्या है, क्या गलती किया बता दो, कोई गलती है तब तो फड़गुच से रखने के लिए अगर बात रख रहा है तो उस पर अपराधी क्या बन जाता है। फिर लोगों ने राम खान में फड़गुच कुछ केस बनाया, जज के सामने पेश किया, जज साहब ने कहा भाई इस लड़के की गलती क्या है, उसने कहा था कोई सबूत नहीं मिला। तो जज ने बहुत जोरदार डांटा उन्होंने, फॉरेस्ट वालों सबको बोला कि कोई भी बोले वाले आदिवासी को इस तरह से काम करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और फिर सब हम लोगों के सामने छोड़ दिया, कोई केस दर्ज हम लोग खिलाफ नहीं चलाया गया। तब से हम लोग को हुआ जब हम लोग चुनाव आने लगी तो गाँव वालों ने कहा ये तो अच्छा लड़का है यार, बढ़िया हम लोग साथ देता है, इसको पंच बना, तो मुझे वार्ड का पंच बना। फिर जब दोबारा भर्ती होने लगी शिक्षा कर्मी का भी करा तो उसमें हम लोगों ने फिर वो भी किया, तो उससे कुछ नामांकन भरने लगे। पंचायत जब तब तक दूसरा पंचायत से भी जिला पंचायत किया गया, अविभाजित संविदा था उसमें। तो सब लोगों ने सभी दल के लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों को भरवाया। तो मुझे याद है वहाँ यशोदा लग होता था, हम सब लोग उठते थे वहाँ पे। तो रसद लोगों ने कहा कि ये सब हम लोग को अलग अलग पार्टी बांट के लगाते हैं और फिर हम लोग को कोई मौका नहीं देते हैं, सब शहर से नौकरी करने चले थे, गाँव में कोई पूछते ही नहीं। सारे गाँव के लड़कों ने सब वापस ले लिया। उसमें जो कलेक्टर थे उनके सामने जाकर बोले साहब हम लोग सब लोग मिल के लड़ेंगे, लेके आते हैं। पहली बार मैंने देखा कि 28 पंचायत लोगों ने एकजुट होकर मुझे सर्वसम्मति से चुना और मैं चुन के गया। मैंने ही प्रयोग किया, उसमें बिक्री होने लगी तो सारे लोग उस वक्त अधिकारी और नेता करते थे, लेकिन मेरा विचार थोड़ा अलग था। तो मैंने ये तय कर लिया कि मेरे क्षेत्र से कोई भी गरीब बच्चे से कोई पैसा नहीं लेगा, चाहे किसी वर्ग को कोई रिश्वत नहीं लेगा। और हम लोगों ने सारे लड़कों को 125% देने का अधिकार हुआ करता था कमेटी को। तो 25% देने के बाद बहुत सारे गरीब लड़के आ रहे जिनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत कम नंबर भी था और बहुत गरीब भी थे, वो सारे लड़के गुरु बनते गए 200। तो वैसा लड़कों को हम लोगों ने गुरु बनाया। तब से लोगों ने बड़ा लोगों ने वो विश्वास बढ़ा। तो उस विश्वास का फायदा मुझे लगा, इस बात को मुझे मिला, उसके कुछ ही साल बाद 2-3 साल बाद 1999 में जब नक्सलियों ने मेरा अपहरण कर लिया, मुझे नक्सलियों ने मुझे से ले गया उठा दिया और जंगल में ले आके बार बार प्रश्न पूछता रहा, लेकिन कुछ ऐसी थी ही नहीं। जब गाँव वालों से पता किए तब लोगों ने कहा कि ये तो अच्छा लड़का है, कोई बात नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ा तो सब छोड़ा कि इस गाँव से आप चले जाएंगे, हमारा मूवमेंट चलाने में दिक्कत होता, आपको रहने से पुलिस वाले आते जाते हैं, गाँव वाले आपकी बात सुनते हैं, फिर हमको चलाने में दिक्कत होगा, आप सब कहती है कि गाँव छोड़ कर चले जाए। फिर जान बचे लाखों पहले उस समय से रामपुर में मार गया गाँव छोड़ के। लेकिन मुझे एहसास उस समय हुआ जब सारे दिन को मैंने गुरु जी बनाया था। उस जमाने 2000 बहुत होता था, तो सारे लड़कों ने 2-2 चंदा करके मुझे घर बनवाया, जमीन खरीदवाया और फिर वहाँ तब से मैं रामपुर में रहने लगा। तो जिसको भी एक बार अगर आप भला करेंगे तो वो आपके लिए किसी के परिवार समर्पित हो जाता है। जिस बच्चे को नौकरी अगर आपने दिया, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके ससुर, उसके सास, उसका परिवार, उसका मामा, उसका पोता, पूरा रिश्तेदार आपका एक परिवार बन जाता है। अगर आप कोई भी लीडर अगर उससे पैसा लेता है, रिश्वत के रूप में अधिकारी का पैसा लेता है, तो नौकरी भले उसने आपको पैसा लेके दिया है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, उसके सामने इंसानियत नहीं रह जाती, उसके सामने कोई ऐसा नहीं हो जाता है। लेकिन अगर मदद करके आप दूसरे को, उस लड़के को सहयोग करके किसी लड़के या लड़की को आप सब नौकरी देते हैं, उसका पूरा परिवार आजीवन आपका सहयोगी हो जाता है। इस कड़ी में हम लोगों के साथ बढ़ता गया। और एक कहा है कि कार्यकर्ता भी मेरे जितने उस क्षेत्र में, चाहे मास्टर डिग्री की नौकरी करने वाले को, सिपाही की नौकरी करने वाले हैं, जिनको हम लोगों ने मदद किया, चाहे पंचायत का सचिव बनाने में मदद किया हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाने में मदद किया हो, सहायिका बनाने में मदद किया, वो सारे लोग हमारे परिवार की तरफ होते चले गए। और नतीजा हो गया कि उस विधानसभा क्षेत्र में सारे लोग हमारे कार्यकर्ता जिस गांव में अगर गड़बड़ भी करते थे तो वो धीरे से फोन करके बताते थे भैया पुराने गांव में पुराना कार्यकर्ता अपना गड़बड़ कर रहा है। इसका वो तो कर्मचारी थे, लेकिन हर बार मुझे मदद करते थे और आज भी करते हैं। इसलिए इस सहयोग से उस क्षेत्र में बहुत बड़े नेता, एक नेता विवाह करते थे, राष्ट्रीय नेता, उसको हम लोगों ने हरा के आया और आज भी सबके आशीर्वाद रखा, आज हम लोग
और मेरा मानना है कि अगर प्यार से हम करें, सबको ईमानदारी से काम करें, तो हर इंसान अपना जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, आपका एक परिवार का सदस्य बन जाता है। हम जब आते हैं तो हमारे क्षेत्र से किसी की बीमारी होता है, हमको उसकी बीमारी में उसका हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। तो डेथ हो गया तो अंतिम संस्कार में उसको शामिल होना चाहिए, उसके रकम व्यवस्था करना चाहिए, उसके परिवार की मदद करना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई गड़बड़ बिगड़ गया, उसके बच्चे ऐसे असहाय है हो गए हैं, उनको हमको मदद कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा अगर लगातार करते रहते हैं, शादी में, ब्याह में, मरने में, सुख में, दुख में अगर उनके साथ आप रहते हैं, तो पब्लिक नहीं चाहते हुए आपको चाहने लगेगा। आपका सेक्टर ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए। राजनीति इस बार हमारा राजनीति लोक चुनाव समय किसी ने विरोध किया था, हम उसको विरोधी मान लें। आप अपना काम करते रहना चाहिए। बजरंग प्रतिनिधि को चाहे पक्ष के हो या विरोधी में सबको समान रूप से अगर इज्जत सत्कार करते थे, उनका मदद करते रहे। तो हमने देखा है कि चुनाव हमारा कट्टर विरोधी है, अगले चुनाव मेरा कट्टर सहयोगी हो जाता है। विचार की खेल होता है, हमारा विचार जिससे मिलने लगता है। हमें ये मानना है कि देखिए, अगर हमारी और आपकी विचार मिलता जुलता है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे अलग नहीं करती। हम चाहे भी एक दूसरे से अलग होना तब भी नहीं हो सकते। अगर हम दोनों के विचार नहीं मिलता जुलता है तो दुनिया की सारी ताकत लग जाए करने का, नहीं कर सकता। लेकिन हमारा कोई भी सार्वजनिक जिंदगी आने के बाद हम लोग को करना चाहिए हमेशा कि किसी को अपना दुश्मन न सकते, हर इंसान को परिवार मिले। हो सकता है कि इस कारणवश आपका विरोध किया हो, अगले बार आपका सहयोगी होगा। और हम लोग इस कड़ी में हम लोग विश्वास करते हैं कि सबका विश्वास होगा, आगे हमको बढ़ना चाहिए। अगर लोगों ने भेजा है हम सबका मदद करना चाहिए। मुझे याद है 2008 के चुनाव में हमारा एक ऐसी वर्ग का लड़का था, बीजेपी क्या करता था, हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ाई कर दिया, मारपीट कर दिया, सब कुछ कर दिया, देश को बर्बाद करके बता रही। विधायक बनने के बाद जो मेरे घर वो उसका पहुंचा 2013 के बाद की बात है, 13 वाले चुनाव में मारपीट के 13 वाले। और 2 साल बाद उसके बाद का बच्चा दानी में कैंसर हो गया। तो आज बच्चा दानी में कैंसर होने का ऑपरेशन किया है, तो उसके पास पैसे भी। वो लड़के जब वहाँ जाते हैं, मेरे पास मिलते हैं कि अंकल ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। तो मैंने उसको पता चिट्ठी लिखा और देखा आराम में वहाँ जो कैंसर हॉस्पिटल के अधीक्षक है उनको हमने फोन किया मिलकर को अभी को मेरे क्षेत्र में करो और ऐसा ऐसा हम लोग मदद करते हैं। तो वो लड़का बाहर निकलते के साथ बड़ा हंसते हुए गया कि मुझे नहीं पहुँचा पाया। मैं प्यार से उसको बुलाया कि सुनो बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पुराने गांव के रहने वाला है, तुम्हारे दादा इतने भाई होते हैं, तुम्हारे बाप इतने भाई होते हैं और तुम पुराने के लड़के हो। और यही मालूम है कि पिछले चुनाव मेरे कार्यकर्ताओं से आपने झगड़ा किया है भाजपा के कैसे कार्य। मैं इसलिए आपको मदद नहीं कर रहा हूँ कि तुम नेता हो। पहला हम इस क्षेत्र के विधायक हैं, हम इस क्षेत्र के एमएलए हैं। हमारा धर्म बनता है किसी इंसान का जिंदगी बचाना। जितने समय को ले जाए, तुम्हारे माँ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारी माँ का जिंदगी बचना चाहिए, हमें प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम पहचानते हम सही को है। 40 सालों के क्षेत्र में घूमते सबको जानते हैं। जो लोग मेरे साथ राजनीति करते थे आज उनके बेटा बेटा हो गए, उनके नाती बेटा हो गए, सबको एक दूसरे, क्योंकि जिसके बाप के शादी में गए हैं, उसके बाप की शादी में गए हैं, उसका बेटा जब जन्म लिया तो उसके बरनी में गए, सखी में गए, फिर उसके बेटा की शादी उसमें गए, उसके तिलक में गए, फिर उसके नाती की हुई तब गए। तो पहचानने का तो सवाल ही नहीं होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें सोच लंबा होना चाहिए, हमारा सकारात्मक सोच होना चाहिए। तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होता, हर आदमी दोस्त हो जाता है और सब एक दूसरे को मदद करने लगता है और समय समय हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक समय पर नक्सलाइट गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी। और दूसरा एक चीज़ क्वेश्चन है कि एक खास वर्ग के जैसे आदिवासी वर्ग सबसे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से जो प्रशासनिक अमला हो या एक वर्ग हो वो ज़्यादा शोषित करते थे। तो आज के लिए आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए पहले भी कानून बना था, कानून का उपयोग नहीं हो पाता था। लोग आज भी देखते हुए घटनाएं होती है। जो इंटीरियर है, जंगली क्षेत्र है, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जहाँ ये भेदभाव है आदिवासी गैर आदिवासी, मैंने आने के बाद अपने क्षेत्र में आदिवासी गैर आदिवासी की भेदभाव बिल्कुल समाप्त कर दी है। हर इंसान होता है, एक इंसान के नजरिए से देखना चाहिए। और हम अगर पिछड़े हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, तो जो हमसे आगे बढ़ा है तो उसको देख के हमको सीख के उसका मुकाबला करके हमको आगे आना चाहिए। या कि हम आदिवासी गैर आदिवासी दीवार खड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर जैसे उदाहरण के लिए मान लो, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास कोई भी इंजीनियर नहीं होता था, स्कूल भी नहीं होता था, कोई धंधे नहीं थे, कोई फैक्ट्री नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था। हमने रूस का सहयोग लिया।
सोवियत संघ का सहयोग किया, जो हमने भिलाई स्टील प्लांट डाला विदेशियों के सहयोग से किया, उनसे लाके हमने सीखा, रहमान बनाया, वाखड़ा डैम, पंजाब का बड़ा डैम बनाया, बहुत सारे हम लोगों ने डैम बनाने का काम किया, सारे कोई विदेशी इंजीनियरों के सहयोग से। और इसके बाद उसको देख के पढ़ के हमारे राज्य, हमारे देश के भी लोगों ने पढ़ा लिखा, इंजीनियर बनाओ सीखा, आज हमको हमारे राज्य में इंजीनियर हो गए, हमारे देश में इंजीनियर हो गए, आज हमारे हवाई जहाज तक बनाने लगे, स्काईलर तक बनाने लगे, सब कुछ बनाने लगे। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे राज्य देश में हो गए। तो वैसे हमारे उसी तरह से समाज की भी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो बड़े समाज के लोग बताओ, जब आदिवासी गैर आदिवासी के लोग बात करते हैं भाजपा वाले, जब सरकार में रहते तो बात नहीं करते, विपक्ष में होती बड़ी लंबा लंबा मुझे समझा दो, पहला देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तो ब्राह्मण थे। लेकिन इसके बाद कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी बने। फिर कौन बने? इंदिरा जी बनी, उनकी बेटी। ये वो आरक्षण नीति कब लागू हुआ? 1954 के लगभग, गाँव से 54 में लागू हुआ। उसमें अगर उनकी नियत ये होता आदिवासी गैर आदिवासी ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर और शूद्र की भेदभाव होता कि आरक्षण नीति क्यों लागू करते? कानून तो उसने ही बनाया ना, उसने ही बनाया ना कि जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो उनके साथ विशेष समाज के लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, उसके लिए एट्रोसिटी, SC/ST एक्ट, रूलिंग से 170 का प्रकरण, ये सारे मामले जितने कानून बनाए थे उस समय हुआ। तो जो ऊंचे कुर्सी पहुंच जाता है उसके नजर पे बिल्कुल आदिवासी गैर आदिवासी ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है। और हमें तो प्रयास करना चाहिए कि सारी दुनिया को मिटाकर इंसान को इंसान समझना चाहिए और सब मिलकर कदम में कदम बढ़ा के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हमारा जिला बहुत ही नक्सल प्रभावित जिला बीच में हो गया था, बहुत परेशान थे। आपने देखा हो बस्तर की जो हालात है उससे ज्यादा बेहतर खराब हो गए, उसमें लगातार घटनाएं हो रहा था। लेकिन उस जिले के सारे लोगों ने, आम जनता ने, पत्रकार हो, नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सिविलियन हो, किसान हो, मजदूर हो, यहाँ तक कि गाय चरवाहा तक शामिल होकर मदद किया और पुलिस मिलकर हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ा और जिले में हम लोगों ने अमन चैन पाया। आज हम अमन चैन है और सबके सहयोग से आगे भी अमन चैन है। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ आवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।